जम्मू कश्मीर में आज से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। सुबह सुबह श्रद्धालुओं का पहला जत्था बाबा बर्फानी के जयकारे के साथ बेस कैंप के लिए रवाना हो गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा के तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई। इससे पहले उन्होंने सबके लिए पूजा अर्चना भी की। पहलगाम और बालटाल बेस कैंप से कल सुबह से यात्रा शुरू होगी, जो 28 अगस्त तक चलेगी। वहीं यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की पैनी नजर है। सरकार के निर्देश साफ हैं कि बाबा के भक्तों को कोई भी तकलीफ ना हो। हालांकि यात्रा और सुरक्षा को लेकर भक्त बेहद खुश हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। पहलगाम के नुनवान बेस कैंप से पहले जत्थे को रवाना किया गया है और इस दौरान एलजी मनोज सिन्हा मौजूद थे। उन्होंने हरी झंडी दिखाई और यात्रियों के बसों को रवाना किया। 28 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा चलेगी। तो यहाँ पर आप जोश दे सकते हैं बाबा के भक्तों का। देश के हर एक राज्य से बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और इस यात्रा को रवाना करने से पहले पूजा अर्चना की गई। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा नुनवान बेस कैंप पर मौजूद थे और इसी जगह से यात्रियों के बसों को हरी झंडी दिखाई गई है। अब नुनवान बेस कैंप पहलगाम के उस जगह से बहुत ही करीब है, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर आतंकियों ने बैसरन घाटी में 25 से ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी थी और यही वजह कि इस बार सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है ताकि बाबा के भक्तों पर कोई आंच ना आए। बहुत हमने इस तरह से पहली बार हम देख रहे हैं। पहली बार हम तो गए थे, पहलगांव से गए थे, बालताल से पहली बार देख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छा सुविधा दिया गया है, व्यवस्था भी बहुत अच्छा हुआ है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये मतलब मुझे देख के बहुत आश्चर्य लग रहा है। जिस चीज को मैं 35 साल से मतलब जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होती थी तब से ये न्यूज देखता था, बहुत सारे इंसिडेंट हुए थे, बट आज देख करके ऐसा लग रहा है कि यहाँ की ऊर्जा एक अलग ही है और जो बाबा के दर्शन होंगे वो अल्टीमेट होगा। यानी कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा। मौसम में तो वो जैसे देवता फूल बरसाते हैं ना, वैसे वो अमृत बरसा रहे हैं, वैसे ही बरसा रहे हैं भोलेनाथ जी कि आओ और मेरे दर्शन करो। वो ही लेके जा रहे हैं हमें। सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत ज्यादा इंतजार था, बहुत ज्यादा खुश थे यहाँ आने का, बाबा बर्फानी के दर्शन करने का। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्या यहाँ पे इंतजाम किस तरह के लगे? बहुत अच्छे हैं यहाँ इंतजाम, सब चीजें, लंगर है, हर एक चीज की सुविधा दी जा रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। लाइक इट्स माय थर्ड टाइम, तो लाइक खुशी हो रही है कि हम वापस जा रहे हैं, वापस बुलावा है, क्योंकि वहाँ पर वही जा सकते लाइक जिसको बुलावा है। एंड विच इज वेरी गुड थिंग फॉर मी कि हाँ थर्ड टाइम में जा रही हूँ। को बहुत बेसब्री से इंतजार था बाबा का दर्शन करने के लिए और बहुत खुशी मिल रही है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। पहली दफा जा रहे हैं। हाँ, तो कैसे यहाँ पे इंतजाम लगे? इंतजाम बढ़िया है, सरकार का व्यवस्था बढ़िया है और हर चीज व्यवस्था बढ़िया है। बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने जैसा बोला था, बाबा ने हर बार मेरी सुनी है। मेरा ये चौथा साल है। बहुत ही आसान होता है, उन लोगों के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और यहाँ पे बस वगैरह सब कुछ है, सभी के लिए बहुत ही अच्छा इंतजाम है यहाँ पे। तो किस ट्रैक से करेंगे? मैं बालताल से कर रहा हूँ और चंदनवाड़ी से मैं नीचे आऊंगा। ये मेरा 11वां वर्ष है। 2011 से प्रति वर्ष मैं भगवती नगर आता हूं और भगवान शंकर जी के दर्शन करके अपनी यात्रा को पूर्ण करता हूं। वर्ष में जब भी हम घर जाते हैं दोबारा आने के लिए इतनी लालसा रहती है कि 2-4 महीना पहले से हमको बड़ा इंतजार रहता है कि कब यात्रा शुरू होगी। एनर्जी अंदर से आ रही है देख के, नींद थकान दूर, कहीं दूर दूर तक समझ में नहीं आ रही है। और तो और मैं अंत में अपने शब्दों के लिए एक ही बात कहूंगा, सिर्फ और सिर्फ जय बाबा बर्फानी, बाबा अमर। पूरा 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 बम बम बोले। बहुत ज्यादा जोश रहता है
वो भाग्यवान है जिन्हें पहले जत्थे में जगह मिलती है। हम सब लोगों के अंदर बहुत उत्साह है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। धरती का स्वर्ग देखने तो यहाँ आइए, यहाँ व्यवस्थाएं देखिए, फोर्स की सुरक्षा देखिए, लंगर की सेवा देखिए। जो छुए न थे तो खाक थे, जब छुए तो बेमिसाल हो गए। बाबा अमरनाथ की जय। जो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, इन्होंने बहुत अच्छी सुविधा प्रोवाइड की है और ये हमको पहले दिन ही लिया है और अभी लेके जा रहे हैं वहीं पे। पहली बार आप जा रहे हैं? हाँ, पहली बार जा रहे हैं। तो अभी तक का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, सारी सुविधाएं, बिल्कुल कंफर्ट, सब अच्छा था। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, तो मैं तो पहली बार जा रही हूँ, बस एक्साइटमेंट। ऐसा विश था कि बाबा के दर्शन के लिए जाने हैं? नहीं, विश कुछ नहीं है, बस जाना ही था मेरे को। ये थोड़ा डर है, उम्मीद भी है, आस्था भी है और मतलब खुशी भी है कि ठीक है, क्या पता मैं शायद दर्शन कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, या फिर ऐसी उम्मीद है कि हाँ मतलब उनके दर्शन काफी, बहुत जैसे लोगों से सुना है कि अमरनाथ के दर्शन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत इच्छाएं होती है, लोगों की काफी इच्छाएं पूरी हुई है, तो उन्हीं को लेकर मैं यहाँ पे आई हूँ। और आज सुबह की बड़ी खबर, अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच के दौरान नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की जांच में पता लगा है कि मंदिर में चढ़ावे की चोरी लंबे समय से हो रही थी, लेकिन एसआईटी को केवल 45 दिन का सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिसके आधार पर चोरों की पहचान की गई है। अब पकड़े गए 8 आरोपियों से पूछताछ में जो सामने आया है, उसकी तस्दीक भी उनके बैंक अकाउंट से की जा रही है। सभी आरोपियों ने चोरी की गई रकम को या तो बैंक में जमा किया या उससे प्रॉपर्टी खरीदी। अब पुलिस सभी आरोपियों की बैंक डिटेल निकालकर उनसे सवाल जवाब कर रही है। इसमें भी हैरान करने वाला खुलासा हुआ है कि आरोपी ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि जो रकम उन्होंने अपने बैंक में जमा की है वो उनके पास कहां से आई। पुलिस की अब तक की जांच में ये भी पता लगा है कि पिछले साल यानी कि महाकुंभ के दौरान अपार चढ़ावा आया, जिसके बाद चोरों ने मोटी रकम में हाथ साफ करना शुरू कर दिया था। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर बड़ा खुलासा। पैंतालीस दिन का सीसीटीवी, चढ़ावा चोरी का रिकॉर्ड बहुत लंबा। चढ़ावा चोरों पर जैसे जैसे शिकंजा कस रहा है, जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इंडिया टीवी पर हमने आपको बताया था कि महाकुंभ के दौरान चढ़ावे में चोरी की शुरुआत हुई। अब ये बात जांच में भी पुख्ता होती जा रही है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ पिछले साल 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चला। 144 वर्षों के बाद आयोजित हुआ ये एक ऐतिहासिक और दुनिया का सबसे बड़ा समागम था। यहाँ आए ज्यादातर श्रद्धालुओं ने कुंभ में डुबकी लगाने के साथ साथ अयोध्या का भी रुख किया। जिन दिनों प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा था, उन दिनों अयोध्या में भी तिल रखने की जगह नहीं थी। उस दौरान राम मंदिर में इतना चढ़ावा आया कि काउंटिंग करने वालों की नीयत डोलनी शुरू हो गई। अब जांच में सामने आया है कि चढ़ावा चोरी तो बहुत पहले से हो रही थी। जेल में बंद टिन्नू यादव और दूसरे लोग अब सारा काला चिट्ठा खोल रहे हैं। इनके बयानों के आधार पर रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। अब काउंटिंग का ये सीसीटीवी देखिए। इस सीसीटीवी को देखकर एसआईटी ने इन चोरों की करतूत के सबूत जमा किए। एसआईटी के पास केवल 45 दिनों के लिए सीसीटीवी का रिकॉर्ड है। सीसीटीवी से ही आरोपियों की चोरी के सबूत मिले, लेकिन आरोपियों की यह साजिश बहुत पहले से चल रही थी और ये सबूत भी मिटा रहे थे। लेकिन जो सबूत ये नहीं मिटा पाए वो थे इनके बैंक रिकॉर्ड। गिरफ्तार 8 आरोपियों के बैंक रिकॉर्ड में बहुत पहले से पैसा जमा हो रहा था। आरोपी ये तक नहीं बता पा रहे हैं कि उनके अकाउंट में जमा पैसा कहां से आया। जांच में पता चला है कि पहले कम चोरी होती थी, लेकिन जैसे जैसे चढ़ावे की रकम बढ़ी, चोरों ने भी मोटी रकम पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। काउंटिंग में लगे इन कर्मचारियों ने जब चोरी की रकम में मोटे नोटों पर हाथ साफ करने शुरू किए, तो उसे कवर करने की भी तैयारी शुरू कर दी। चोरी छुपाने की कोशिश करने लगे, लेकिन जांच में इससे बच नहीं पाए। जांच में पता चला है कि कलेक्शन सेंटर में चढ़ावा गिनने के नियमों की धज्जियां उड़ाई जाने लगी। आते जाते समय जो तलाशी होती थी, उसमें भी ढिलाई बरती जाने लगी। कलेक्शन और काउंटिंग में लगे लोग बिना पॉकेट की टी-शर्ट और पैंट पहनते थे, लेकिन ये भी बंद हो गया।
राम मंदिर में 2024 में भव्य समारोह के साथ प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। उस वक्त नियम भी बनाए गए, सारी व्यवस्थाएं तय की गई, लेकिन इन इंतजामों को हवा होते देर नहीं लगी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर परिसर में अलग अलग जगहों पर 40 दान पात्र लगाए गए। यात्री सुविधा केंद्र के बेसमेंट में कलेक्शन सेंटर बनाया गया। कलेक्शन सेंटर में चढ़ावा गिनने और वहां काम करने वालों के लिए ट्रस्ट ने कड़े नियम बनाए। जांच में पता लगा है कि पहले जब भगवान रामलला अस्थायी मंदिर में थे तो चढ़ावा बहुत कम आता था, लेकिन जब रामलला गर्भगृह में विराजमान हुए तो चढ़ावा बढ़ने लगा। अब चढ़ावा गिनने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ने लगी और बैंक ने कर्मचारी आउटसोर्स करने शुरू कर दिए। यहीं पर एंट्री हुई इन महाचोरों की और इसके बाद प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ जब अयोध्या की तरफ मुड़ी तो चढ़ावे का अंबार लग गया। इसलिए कलेक्शन की गिनती के लिए 40 लोग लगाए गए। इनमें से ज्यादा सिफारिशी थे। यहीं से गड़बड़ शुरू हुई और आज आस्था और श्रद्धा के प्रतीक राम मंदिर परिसर में पुलिस चोरी के सबूत खंगाल रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में पकड़े गए आरोपियों का वाराणसी कनेक्शन भी सामने आया है। सूत्रों की माने तो एसबीआई अयोध्या की ब्रांच ने वाराणसी की एक एजेंसी से लोगों की डिमांड की थी, जिसके बाद एजेंसी ने लोगों को हायर किया। एजेंसी ने 19 लोगों को हायर करके एसबीआई को दिया था, जिन्हें एसबीआई ने राम मंदिर में चढ़ावा की गिनती में लगा दिया था। बताया जा रहा है कि ये सभी अनिल मिश्रा और टिन्नू यादव के करीबी थे। चढ़ावा चोरों के क्या है वाराणसी कनेक्शन? हाउसकीपिंग स्टाफ कैसे बन गए कैशियर? राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मंदिर से चढ़ावा चोरी का वाराणसी कनेक्शन सामने आया है। पुलिस जांच में पता चला है कि गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों में से 6 आरोपी वाराणसी की एक निजी सिक्योरिटी एजेंसी सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज के पेरोल पर थे। इस एजेंसी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अयोध्या की नया घाट ब्रांच ने कैश गिनने की प्रक्रिया के लिए हायर किया था। एसबीआई ने 19 लोगों को कैश काउंटिंग टीम में शामिल करने की मांग की थी, जिसके बाद एजेंसी ने इन लोगों को नौकरी पर रखकर बैंक को उपलब्ध कराया और बैंक ने मंदिर में चढ़ावा गिनने का काम करने के लिए इन लोगों को भेजा था। हर कर्मचारी को करीब 20,000 रुपए महीने की सैलरी दी जाती थी। असल में ये सारे लोग अनिल मिश्रा और टिन्नू यादव के रिश्तेदार और करीबी थे। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर में चढ़ावे में चोरी पिछले काफी दिनों से हो रही थी, लेकिन महाकुंभ के दौरान इसमें काफी तेजी आई। महाकुंभ में अयोध्या में करीब 13 करोड़ श्रद्धालु आए। किसी दिन तो 40-40 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे, चढ़ावा भी चढ़ाया। अब जो वहाँ सिस्टम था उसमें लोग कम पड़ गए चढ़ावा की गिनती करने के लिए, लिहाजा नए लोगों को रखा गया। अब जो 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें से 6 उसी दौरान मंदिर में चढ़ावे की गिनती करने में लगाए गए। अब पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने, क्योंकि वहाँ सिस्टम ठीक नहीं चल रहा था, सुरक्षा ठीक नहीं थी, उसका फ़ायदा उठाया और चढ़ावे के पैसे की चोरी करनी शुरू कर दी। राम मंदिर में रोजाना चढ़ावे और दान की रकम अयोध्या के तुलसी नगर एसबीआई शाखा में जमा कराई जाती है। इस नकदी की गिनती, छटाई और सेफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए बैंक ने वाराणसी की आउटसोर्सिंग एजेंसी सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से करार किया था। अब यही व्यवस्था जांच के दायरे में आ गई है। आरोप है कि जिन कर्मचारियों को हाउसकीपिंग के काम के लिए नियुक्त किया गया था, बाद में उन्हें चढ़ावा की गिनती जैसे संवेदनशील काम में लगा दिया गया। सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज ने खुद को इस पूरे मामले से अलग बताया है। सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक गौरव सिंह का कहना है कि कर्मचारियों की भर्ती केवल हाउसकीपिंग के लिए की गई थी। उनसे वहां क्या काम कराया जा रहा था इसकी जानकारी उन्हें बिल्कुल नहीं है।
गौरव सिंह का कहना है कि उनकी कंपनी का राम मंदिर ट्रस्ट से कोई सीधा संबंध नहीं है। उनका क्लाइंट राम मंदिर ट्रस्ट नहीं बल्कि SBI है। जो मैटर राम मंदिर में चल रहा है, हमसे उस प्रकरण में कोई मतलब नहीं है। हमने जो हमारे जो भी हाउसकीपिंग जो बंदे थे वो स्टेट बैंक को दिया गया था। अब है स्टेट बैंक ने उनको कहाँ लगाया, वो स्टेट बैंक। सूत्रों की माने तो कुछ नियुक्तियां सिफारिश के आधार पर हुई। इस मामले में कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया भी अब जांच के दायरे में है। सवाल उठ रहे हैं कि नकदी से जुड़े संवेदनशील कामों में लगे कर्मचारियों का वेरिफिकेशन किस लेवल पर किया गया था। बताया जा रहा है कि राम मंदिर में सबसे ज्यादा चढ़ावा चोरी महाकुंभ के दौरान की गई। महाकुंभ के दौरान 13 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने पहुंचे थे। जाहिर है इस दौरान चढ़ावा भी खूब आया होगा। 13 करोड़ लोग आए, ये ठीक है। उनमें से बहुत सारे लोग गांव के थे, उन्होंने कम चढ़ावा चढ़ाया होगा या उनकी क्षमता इतनी नहीं होगी। लेकिन इन 13 करोड़ में से सबने अगर सिर्फ 10-10 रुपया भगवान को चढ़ावे में चढ़ाए होंगे तो समझा जा सकता है कि कितना चढ़ावा सिर्फ महाकुंभ के दौरान अयोध्या में राम मंदिर में आया था। अब इस चढ़ावे का क्या हुआ, ट्रस्ट को इसका जवाब देना होगा। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बारे में एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। पता लगा है कि ट्रस्ट के लोगों को इस साल जनवरी में ही चढ़ावे में चोरी का शक हो गया था, क्योंकि पिछले साल के आखिर में अचानक चढ़ावे की रकम में काफी गिरावट आ गई थी। असल में हर महीने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट राम मंदिर ट्रस्ट के खातों का ऑडिट करता है। इसी CA ने ट्रस्ट के मेंबर्स को जानकारी दी थी कि राम मंदिर के चढ़ावे की रकम में अचानक काफी गिरावट आ रही है। चढ़ावे के वाउचर और रसीदों में कोई तालमेल नहीं है। 5 लाख से ऊपर के खर्च का हिसाब नहीं मिल रहा है। CA के बताने के बाद ट्रस्ट की तरफ से महासचिव चंपत राय को चिट्ठी लिखी गई। व्हाट्सएप पर मैसेज भी भेजा गया, जिसमें चंपत राय को सुझाव दिया गया कि वो पूरे खातों की ठीक से जांच कराएं। चढ़ावे की देखरेख के लिए तुरंत ही एक डिपार्टमेंट हेड नियुक्त करें। चंपत राय से कहा गया था कि चढ़ावे में जो फॉरेन करेंसी आ रही है उसकी ठीक से एंट्री नहीं हो रही है। फॉरेन करेंसी के हिसाब किताब के लिए अलग से एक आदमी रखा जाए। गिनती करने वाले स्टाफ के ड्रेस कोड और फिक्सिंग को लेकर जो SOP बनाए गए हैं उनका सख्ती से पालन हो। चंपत राय से ये भी कहा गया था कि मंदिर के काम के लिए जो ठेके मनमर्जी से दिए जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। प्रॉपर टेंडर निकाला जाए, कोटेशन मंगाए जाए। लेकिन बताया जाता है कि चिट्ठी मिलने के बाद चंपत राय नाराज हो गए। उन्होंने सुधार करने की जगह, नया हेड अपॉइंट करने की जगह शिकायत शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि कोई सिस्टम नहीं बना, किसी का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। जनवरी से लेकर मई तक का समय ऐसे ही निकल गया। चोरी का शक तब और गहराया जब मई में चढ़ावे की रकम और कम हो गई। इसके बाद काउंटिंग सेंटर के अंदर गिनने वालों से छिपाकर एक स्पाई कैम लगाया गया, जिसकी जानकारी ट्रस्ट के गिने चुने लोगों को ही थी। इसके बाद 24 घंटे काउंटिंग रूम की रिकॉर्डिंग हुई तो सारा सच सामने आ गया। स्पाई कैम में काउंटिंग के वक्त लोग जेबों में नोट भरते दिखाई दिए। ट्रस्ट के सामने चोरी का ये केस 6 और 7 जून के बीच आया। उससे पहले चंपत राय चोरी होते देखकर चोरों से रकम बरामद करने में जुट गए थे। वहीं पूरे मामले में शक के दायरे में आने के बाद जांच का हवाला देकर सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज ने चुप्पी साध ली है। एजेंसी ना तो बैंक के साथ हुए करार की शर्तों पर खुलकर बोल रही है और ना ही ये साफ कर रही है कि कर्मचारियों की भर्ती के लिए क्या पैमाना रखा गया। तय काम से अलग जिम्मेदारी दिए जाने पर एजेंसी ने क्या कदम उठाए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी अब केवल चोरी तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि अब कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया, कर्मचारियों का वेरिफिकेशन, आउटसोर्सिंग सिस्टम और जिम्मेदारियों का निर्धारण जैसे मुद्दे भी जांच के घेरे में हैं। खबर राजस्थान की राजधानी जयपुर से है, जहां गद्दे की एक दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान में गद्दे रखे हुए थे, जिससे आग बहुत तेजी से फैली और पूरे दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना जयपुर के हसनपुरा रोड इलाके की। आग की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिश भी शुरू हो गई। काफी मशक्कत के बाद काबू तो पा लिया गया, लेकिन दुकान में रखे सारे गद्दे जल गए। गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई। तो जयपुर की तस्वीर देख रहे हैं, जहां हसनपुरा रोड इलाके में एक गद्दे के शोरूम में आग लग गई। आग लगते ही पूरा शोरूम आग की लपटों से घिर गया। अब गद्दे बनाने के लिए
फोम का इस्तेमाल होता है और बहुत तेज़ी से आग पकड़ती है, जिस वजह से आग लगते ही पूरा शोरूम आग के शोलों में घिर गया। काफ़ी मशक्क़त के बाद फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में कामयाबी तो मिली, लेकिन तब तक सारा सामान जल चुका था। राहत की बात यह रही है कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई और ना ही कोई इसमें घायल हुआ है। वहीं जयपुर में पुलिस और डीएनटी समाज के लोगों के बीच हिंसक झड़प हो गई है। 10% आरक्षण की मांग को लेकर समाज के लोगों ने कल जयपुर में महापंचायत की थी, जिसके बाद वो सीएम हाउस की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो माहौल और भी ज्यादा बिगड़ गया। पथराव शुरू हो गया, जिसके बाद पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ी। लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। ग्रामीणों ने जमकर पथराव किया, पुलिस को टारगेट कर पत्थर फेंके, तो जवाब में पुलिस ने भी उपद्रव कर रहे प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। बुधवार शाम को जयपुर की ये सड़क घुमंतु और अर्धघुमंतु जातियों की महापंचायत के बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की वजह से जंग का मैदान बन गई। महापंचायत के बाद प्रदर्शनकारियों ने सीएम आवास की तरफ कूच किया, तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस और धक्का मुक्की शुरू हो गई। देखते ही देखते प्रदर्शन उग्र हो गया और पुलिस पर पथराव कर दिया गया। पथराव होते ही पहले तो पुलिस ने छिपकर बचने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बेकाबू भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। पथराव में कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं पुलिस ने कुछ उपद्रवियों को हिरासत में भी लिया है। डीएनटी समाज 10% आरक्षण की मांग कर रहा है। इसी मांग को लेकर जयपुर में बुधवार को महापंचायत बुलाई गई थी। महापंचायत खत्म होने के बाद शाम करीब 6 बजे मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करने की घोषणा की। इस दौरान पुलिस के साथ इनकी झड़प हो गई। और बिहार की राजधानी पटना में शादी समारोह के दौरान दूल्हा दुल्हन पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए। एक होटल में खाना खाने के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बड़ा कि होटल के सामान उठाकर एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे। इस मारपीट में कई लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक अभी तक दोनों पक्षों की तरफ से कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बिहार की, जहां पर दूल्हा दुल्हन समारोह के बाद दोनों पक्षों के लोग खाना खाने के लिए होटल पर पहुंचे, ढाबे पर पहुंचे। अब खाना खाते हुए दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। अब विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से लोगों के हाथ में जो मिला, टेबल, कुर्सी, बेंच उठाकर एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे। अब किस वजह से ये घटना हुई है, इसको लेकर अभी तक तो कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। काफ़ी देर तक हंगामा चलता रहा। देखिए, आसपास के लोग इसको देख के मुस्कुराने भी लगे कि दूल्हा दुल्हन पक्ष में ये भिड़ंत हो गई है। अब पुलिस के पास कोई लिखित शिकायत नहीं आई है। और अगली खबर राजधानी दिल्ली से। यहां भी दो पक्षों में ऐसा विवाद हुआ कि जमकर लाठी डंडे चलने लगे। दिल्ली के रोहिणी के बेगम विहार इलाके में दो पक्षों में ये भिड़ंत हुई है। मारपीट के दौरान पथराव भी हुआ, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज जो है उसका सामने आया है और सीसीटीवी में कैद हो गई। और बताया जा रहा है कि पालतू डॉगी को लेकर ये दो गुट आपस में भिड़ गए थे। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच अब शुरू कर दी है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये विवाद कैसे बढ़ा और यहाँ तक कैसे पहुंचा कि दो पक्ष इस तरीके से भिड़ गए कि लाठी डंडे लेकर एक दूसरे पर हमलावर हो गए। अब इधर राजस्थान के श्रीगंगानगर में नाबालिग से हैवानियत पर बड़ा एक्शन हुआ है। प्रशासन ने 3 होटल जॉय इन, होटल सफायर और होटल ड्रीमलैंड के अवैध निर्माण और बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया। आरोप है कि इन होटल्स में ही नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी हुई थी। इस कार्रवाई के दौरान बड़ी तादाद में पुलिस वाले और अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन की इस कार्रवाई से आसपास के होटल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। श्रीगंगानगर की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर इन होटल्स के ऊपर
कार्रवाई हुई है। नाबालिग से हैवानियत पर यह बड़ा एक्शन हुआ है। प्रशासन ने 3 होटल्स, होटल जॉय इन, होटल सफायर और होटल ड्रीमलैंड के अवैध निर्माण और बिल्डिंग को ध्वस्त किया है। आरोप है कि इन होटल्स में ही नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी हुई थी, जिसके बाद प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए और एक मैसेज देने के लिए उन सभी लोगों के लिए जो इस तरह के घिनौने कृत्य में शामिल थे या फिर आगे होने की सोचते हैं, तो उनके लिए चेतावनी है कि ऐसे इमारतों को ढा दिया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और इसी के तहत यहाँ पर 3 होटल्स को ध्वस्त किया गया। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में रेल प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्लेटफॉर्म के बीच में बने मजार को हटा दिया है। मजार रेलवे ट्रैक के बीच में होने के कारण ट्रैक में घुमाव था, जिससे स्टेशन से छूटने के बाद ट्रेनों की जो स्पीड थी वो कम हो जाती थी और ट्रेनों की परिचालन में रुकावट आती थी। रेलवे बोर्ड ने इस समस्या को दूर करने के लिए स्थल को हटाने का निर्देश दिया था और इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई थी। हालांकि फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन का कायाकल्प अमृत भारत योजना के तहत लगभग 25 करोड़ की लागत से होना है। यूपी के कानपुर में एक युवक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी भाभी के साथ मारपीट की। महिला अपने पति के साथ बाइक पर थाने जा रही थी और इसी दौरान बीच रास्ते में रोककर देवर ने पिटाई की, जिसका स्थानीय लोगों ने वीडियो भी बनाया। दोनों भाइयों के बीच कोई घरेलू विवाद था, जिसकी वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन परिवार का यह विवाद पूरे दुनिया के सामने आ गया और सड़क पर ही देवर अपने भाभी के ऊपर हाथ छोड़ता हुआ नजर आया। पीछे से एक और व्यक्ति चप्पल से लेकर महिला की पिटाई करने लगे और वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया। अब जिस वक्त ये महिला बाइक से जा रही थी, उसका बच्चा भी साथ था और आप देख सकते हैं कि बच्ची नीचे गिर गई। तो संवेदनशीलता यहाँ कहीं नजर नहीं आ रही है। महिला के प्रति जो सम्मान होना चाहिए वो भी नजर नहीं आ रहा। अब विवाद हुआ है, लेकिन सड़क पर इस तरह से तमाशा करना वाकई में कई सवाल खड़े करता है। लेकिन अब इस मामले में क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है, इसके बारे में फिलहाल जानकारी नहीं है। बाइक जैसे ही आगे बढ़ी, किनारे खड़ा युवक आगे बढ़ा और बाइक पर पीछे बैठी महिला पर ताबड़तोड़ थप्पड़ और घूंसों की बरसात करने लगा। अरे बच्ची लग गई यार। एक युवक महिला पर बेरहमी से हमले कर रहा था, तभी उसके पीछे पीछे उसके कुछ और दोस्त आ गए। वो भी महिला और बाइक चला रहे उसके पति को पीटने लगे। सरेआम महिला को पीटने की वारदात यूपी के कानपुर में हुई। ये युवक जिस महिला को बेरहमी से पीट रहा है वो कोई और नहीं, इसकी भाभी है और यहाँ बाइक चला रहा शख्स इसका बड़ा भाई है। इस युवक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी भाभी को पीटा। दरअसल घरेलू विवाद के बाद महिला अपने पति के साथ बाइक पर थाने शिकायत दर्ज कराने जा रही थी। तभी महिला के देवर पहले तो धमकी दी और फिर बीच रास्ते में ही रोककर पिटाई शुरू कर दी। महिला की शिकायत के बाद अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश में आज से यूपी टीईटी की परीक्षा होगी और वैसे में इस परीक्षा के लिए काफी इंतजाम किए गए हैं और अब 4 जुलाई तक यूपी टीईटी का एग्जाम होगा। हालांकि करीब 20 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे और साथ ही 60 जिलों के 955 केंद्रों पर 5 पाली में ये परीक्षा होगी। परीक्षा से पहले सीएम योगी ने कड़े निर्देश भी दिए हैं और अधिकारियों को निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित कराने के आदेश दिए गए हैं। परीक्षा में करीब 20 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिनमें 18 लाख से ज्यादा नए कैंडिडेट होंगे, जबकि 2 लाख के करीब टीचर कैंडिडेट होंगे। तो वहीं यूपी के अलावा दूसरे राज्यों से करीब 2,30,000 छात्र परीक्षा देंगे, जिसे लेकर प्रशासन ने तमाम तैयारियां कर ली हैं। परीक्षा केंद्रों पर ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। केंद्रों के बाहर पुलिस सुरक्षा बलों की तैनाती रहेगी। साइबर टीमें अलर्ट पर रहेंगी और साथ ही ड्यूटी कर्मियों की गतिविधियों पर भी नजर रखी जाएगी। आपको बता दें कि पेपर में छात्रों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। पेपर शुरू होने के 45 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर खोला जाएगा, क्योंकि इस परीक्षा को लेकर सीएम योगी पूरी तरह से सख्त हैं। अधिकारियों के निर्देश एक तरीके से दिए गए हैं कि किसी भी अभ्यर्थियों को कोई भी दिक्कत ना हो, पेपर निष्पक्ष और पारदर्शी शांतिपूर्ण ढंग से हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर हेल्प डेस्क हो, खाने पीने के सामानों की कीमतों पर भी निगरानी रखी जाए और स्वास्थ्य मैनेजमेंट एक्टिव रहे। ऐसे में प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश टीईटी की परीक्षा 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई को होनी है।
जनपद लखनऊ के 46 सेंटरों पर 3 दिनों में प्रतिदिन 2 शिफ्ट में कुल 96,454 अभ्यर्थियों की एग्ज़ाम होनी है, जिसके लिए पुलिस व्यवस्था कर ली गई है। प्रत्येक सेंटर पर सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में 5 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जिनका दायित्व होगा कि आसपास के एरिया में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करे, पूरे परिसर की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करे और जो टीम चेकिंग फ्रिस्किंग कर रही है उन सभी को सुपरवाइज भी करेंगे। वहीं लखनऊ के अलावा तमाम जिलों में प्रशासन अलर्ट पर नजर आ रहा है। प्रयागराज में 53 केंद्रों पर परीक्षा हो रही है, जिसे लेकर पूरी तैयारी सुनिश्चित कर ली गई है। रूट और केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। 4 जुलाई को ये एग्ज़ाम होना है और 2-3 तारीख को तो 2 पालियों में है और 4 को 1 पाली में एग्ज़ाम है। हर पाली में लगभग 19,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें प्रतिभाग करेंगे। 53 केंद्रों पर एग्ज़ाम हो रहा है और इसकी पूरी तैयारी हम लोगों ने सुनिश्चित कर ली है। हर केंद्र पे स्टैटिक मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। प्रश्न पत्रों को ट्रेजरी से सुरक्षित केंद्रों तक ले जाना और फिर वापस उसको जमा कराना। इसके अलावा पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती केंद्रों पर भी और रूट पर भी की गई है। प्रॉपर फ्रिस्किंग और चेकिंग हो हर पार्टिसिपेंट्स की, कोई भी नकल केंद्रों पर न कर सके, इसके लिए सीसीटीवी की व्यवस्था, जो वहाँ पे परीक्षा देने आए परीक्षार्थी उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था, शेड की व्यवस्था और बारिश का भी मौसम बन रहा है तो बारिश से बचाव के भी साधन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र व्यवस्थापकों के साथ बैठक करके उनको निर्देशित किया गया और ये सुनिश्चित कराया जा रहा है। देश के कई राज्यों में अब मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। लगातार हो रही बारिश काल बनकर बरस रही है, जिससे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। मुंबई, ठाणे और पालघर में आज आईएमडी ने बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मुंबई के कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। ऐसे में लोगों से बेवजह घरों से ना निकलने की अपील की गई है। इसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश और असम में भी जमकर बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर है। कई इलाकों में जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। ऐसे में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दिल्ली एनसीआर में अभी लोगों को मानसून का थोड़ा और इंतजार करना होगा। विभाग के मुताबिक 3 जुलाई से बारिश हो सकती है। पानी की रफ्तार इतनी तेज कि चंद सेकंड में ही वैन खिलौने की तरह बह गई और लोग बस देखते रह गए। अब दूसरी तस्वीर देखिए। पानी की तेज धार में ये वैगनार किसी नाव की तरह बह रही है। बहते बहते ये कार लकड़ी के पुल से टकराई और फिर उसके साथ ही आगे बह निकली। हालांकि इन कार के रेस्क्यू के लिए एक बुलडोजर भी मौके पर पहुंचा, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। इससे पहले कि बुलडोजर कार का रेस्क्यू कर पाता, तेज धार कार को अपने साथ ले गई। यही हाल दूसरी कार का भी हुआ। ड्राइवर को संभलने तक का मौका नहीं मिला और कार पानी में बहती चली गई। इस तरह डराने वाली तस्वीरें सिर्फ एक जगह से नहीं आ रही। मॉनसून शुरू होने के साथ ही जगह जगह से ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। गांव हो या शहर, सब जगह सड़कों पर पानी भरा है। कहीं बादल फटने से मलबा आ गया है तो कहीं दरकते पहाड़ मुसीबत बने हुए हैं। सबसे बुरा हाल इन दिनों महाराष्ट्र का है, जहां मुंबई से लेकर बांद्रा और जुहू तक सड़कें पानी में गायब हो चुकी हैं। लगातार बारिश के बीच पेड़ गिर रहे हैं। ज्यादा पानी भरने की वजह से सबवे बंद करने पड़ रहे हैं और लोग घरों में कैद होने का मजबूर हो गए हैं। ये वीडियो वसई विरार का है, जहां तेज बारिश के बाद नाले उफान पर आ गए और 2 कारें पानी के साथ खिलौने की तरह बह गई। हालांकि गनीमत रही कि कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचाई और किसी को चोट नहीं आई, लेकिन लगातार बारिश से इलाके में काफी नुकसान हुआ है। भारी बारिश के बाद ठाणे के निचले इलाकों में भी जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है।
सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी भरा है, जिसकी वजह से गाड़ियां बीच सड़क पर ही बंद हो जा रही हैं और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। पूरे मुंबई में बुधवार को जोरदार बारिश दर्ज की गई। भायखला में सबसे ज्यादा 120 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। जुहू में 116 mm, विक्रोली में 112 mm, राम मंदिर इलाके में 96 mm और बांद्रा में 92 mm बारिश हुई। पवई झील भी ओवरफ्लो हो गई है तो घाटकोपर और सायन में भी निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। महाराष्ट्र के अलावा बारिश और बाढ़ ने अरुणाचल प्रदेश में भी तबाही मचाई है। लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड से लोगों के घर बह गए, फसलें तबाह हो गई, रास्ते बंद हो गए, बिजली पानी और खाने का संकट आ गया, जिसे देखते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। प्रदेश की सरकार यहाँ फिर से सामान्य परिस्थिति बहाल हो, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेगी। घरों में कुछ बचा नहीं, सारा सामान रह गया, बर्तन, कपड़े, जेवर, बाइक, क्योंकि ऐसे में तो जिंदगी बच गई, यही बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी जानकारी नहीं, गृह मंत्री जी ने ली, और हम दोनों उनके निर्देश पर पूरी तबाही देखने आए हैं। सारे वो उपाय करेंगे जिससे आपकी जिंदगी फिर से नॉर्मल हो जाए, सामान्य हो जाए। आप जानते हैं थोड़ा समय लगता है सर्वे करके क्षति का आकलन, डैमेजेज क्या हुआ है उसको तो फिर से रिस्टोर करेंगे ही। मैदानी इलाकों से अलावा पहाड़ी राज्यों में भी मानसून तबाही मचा रहा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बादल फटने से जोरदार सैलाब आया, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। आवाज सुनकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सैलाब ने किस कदर तबाही मचाई होगी। इसके अलावा हिमाचल के कई जिलों में बारिश के बाद 44 सड़कें बंद हो गई हैं, तो उत्तराखंड के देहरादून में भी जोरदार बारिश हो रही है, जिससे सड़कों पर पानी भर गया और अलर्ट जारी किया गया है। कई राज्यों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। हालांकि भीषण गर्मी से परेशान दिल्ली एनसीआर के लोगों को अभी मानसून का इंतजार है। देर रात कुछ जगहों पर बारिश हुई, लेकिन जोरदार बारिश का इंतजार दिल्ली के लोग अभी भी कर रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो 3 जुलाई से दिल्ली में बारिश शुरू हो सकती है। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ मोहन भागवत ने एक बार फिर से विरोधियों पर निशाना साधा है। संघ प्रमुख ने कहा है कि राजनीति का चरित्र ऐसा है कि किसी का अच्छा होता है तो जलने वाले अफराद पैदा करते हैं। संघ प्रमुख ने मैसेज दिया है कि समय हर वक्त एक जैसा नहीं रहता। चुनौतियों का सामना होने पर भागने से काम नहीं चलेगा, बल्कि डट कर मुकाबला करने पर ही जीत होगी। अब राजनीति का चरित्र ऐसा है कि किसी का अच्छा होता है तो जलने वाले अपराध पैदा होते हैं। तो वैसा उस दरबार में भी हुआ और जलने वाले लोग राजा से उसकी शिकायत करने लगे, उसके विरुद्ध राजा के कान भरने लगे। अब राजा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन ऐसी बातों का प्रचार करने का एक तंत्र होता है कि दशा बदलती है, परिस्थिति आती है, परिस्थिति जाती है। सदा सर्वदा अच्छी स्थिति किसी को नहीं मिलती, धूप छाव का खेल चलता है। अच्छी परिस्थिति में भी हम होते हैं और बुरी परिस्थिति को झेलने वाले भी हम होते हैं। हम दोनों जगह रहते हैं, अच्छे दिनों में भी हम हैं, बुरे दिनों में भी हम हैं। और इसलिए दिन तो बदलने वाले हैं, ये भी दिन जाएंगे, बताया, ये भी दिन बदलेंगे। दिन बदलते हैं, कायम रहना पड़ता है आदमी को जो सुख को पचा लेता है और दुख से मुक्त हो जाता है अपने प्रयासों से। लड़ोगे, जीतोगे तो वैभव मिलेगा, मरोगे तो ऐसी गति मिलेगी जो बड़े बड़े योगियों को भी नहीं मिलती। तो डटे रहना, अड़े रहना, संघर्ष करना, इसमें नुकसान नहीं है। भागना, हारना, बैठ जाना, निराश होना, इसमें नुकसान है।
अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की खबरों के बीच तमिलनाडु के पलानी स्थित श्री दंडायुथापानी स्वामी मंदिर ने अपने इतिहास में सबसे ज्यादा सालाना चढ़ाव कलेक्शन का रिकॉर्ड बनाया। नए कलेक्शन के साथ मंदिर की कुल आय 61 करोड़ 21,95,387 हो गई है, जिसने पिछले 58 करोड़ 28,51,525 के सालाना रिकॉर्ड को पार कर लिया। यह आय भक्तों द्वारा दान की गई राशि का हिस्सा है। इस गिनती की प्रक्रिया मंदिर के अधिकारियों, बैंक कर्मचारियों और स्वयं सेवकों और कॉलेज के छात्रों और स्टूडेंट्स की मौजूदगी में पूरी की गई थी। श्री दंडायुथापानी स्वामी मंदिर भगवान कार्तिकेय को समर्पित है। सबसे प्रसिद्ध और धनी हिंदू मंदिरों में से एक है। ये मंदिर शिवगिरी पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यहाँ तमिल नववर्ष, थाई पुसम और फगुनी उथिरम जैसे त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं, जिसमें लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। ममता बनर्जी के पुराने साथी ही अब उनको एक और बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। अब टीएमसी पार्टी पर कब्जे की कवायद शुरू होने वाली है। टीएमसी के बागी गुट के विधायक ऋतव्रत बनर्जी अपनी टीम के सदस्यों के साथ दिल्ली में इलेक्शन कमीशन का रुख करेंगे। चुनाव आयोग से ऋतव्रत बनर्जी को दोपहर 12 बजे का वक्त मिला है। ऋतव्रत बनर्जी के साथ 10 मेंबर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और 2 चुनाव आयुक्तों से मुलाकात करेंगे और नए गुट को असली टीएमसी के रूप में मान्यता देने का अनुरोध करेंगे। 22 जून को नई तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने ममता बनर्जी को हटाकर अरूप रॉय को तृणमूल कांग्रेस का चेयरमैन बनाया। कुछ दिन पहले टीएमसी ने चुनाव आयोग को अपने पदाधिकारियों और पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की लिस्ट सौंपी थी। इसके बाद ऋतव्रत बनर्जी के गुट ने चुनाव आयोग के सामने अपना दावा पेश करने का फैसला किया है। ऋतव्रत बनर्जी के गुट ने भी एक राष्ट्रीय कार्य समिति बनाई है, जिसमें फिरहाद हकीम और अरूप रॉय समेत 30 सदस्य हैं। प्रतिनिधिमंडल का दावा है कि उसे संगठन और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का समर्थन प्राप्त है, इसीलिए पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर उसका अधिकार होना चाहिए। हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सामने भी ये मुद्दा उठाया गया था। अब चुनाव आयोग के साथ होने वाली बैठक को इस विवाद की दिशा तय करने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लखनऊ में पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया है। इस कॉल सेंटर से विदेशों में साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। ऑनलाइन शॉपिंग साइट से रिफंड दिलाने के नाम पर साइबर ठगी करते थे। पुलिस ने करीब 12 घंटे तक कॉल सेंटर में सर्च अभियान चलाया, जिसके बाद 119 लोगों को हिरासत में लिया। इनमें 35 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने कॉल सेंटर से 110 लैपटॉप और 178 मोबाइल के साथ ही कई डिजिटल डिवाइस भी बरामद किए हैं। यूपी के शाहजहांपुर में बेसन, आटा और दालों का उत्पादन करने वाली ब्रांड राजधानी के नाम पर नकली प्रोडक्ट्स बेचने का खुलासा हुआ है। कंपनी की शिकायत पर खाद्य विभाग की ओर से की गई छापेमारी में बेसन और दाल तैयार करने वाली अवैध फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है। करीब 32 लाख का माल, पैकिंग मशीन और भारी मात्रा में पैकेजिंग मटीरियल सीज किया गया। नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। फैक्ट्री की संचालिका के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। और अब देखिए दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल बुलेटिन। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री सानाए तकाइची 3 दिन के भारत दौरे पर भारत पहुंच चुकी हैं। आज वो पीएम मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी ने साने तकाइची का भारत में स्वागत करते हुए कहा कि उनके इस दौरे से दोनों देशों के बीच साझेदारी और मजबूत होगी। पीएम मोदी ने पोस्ट कर लिखा, प्रधानमंत्री साने तकाइची का भारत में हार्दिक स्वागत है। भारत में आपकी पहली यात्रा पर मेजबानी करके हमें बहुत खुशी हो रही है। इस दौरे में भारत जापान की स्पेशल स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप और भी मजबूत होगी। इस यात्रा के दौरान व्यापार, निवेश, डिफेंस, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमोबाइल, सप्लाई चेन और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। पाकिस्तान में 125 साल पुराने गुरुद्वारे को ढहाए जाने पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। भारत ने इस घटना की निंदा करते हुए पाकिस्तान में सांप्रदायिक हिंसा और धार्मिक असहिष्णुता के माहौल को लेकर सरकार पर निशाना साधा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये जानबूझकर की गई कार्रवाई है। पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनके पूजा करने के स्थानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान के फारूकाबाद में 125 साल पुराने ऐतिहासिक और पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त कर दिया गया है। दिल्ली में नई ईवी पॉलिसी लागू हो गई है, लेकिन ईवी को लेकर सरकारी महकमा कितना गंभीर है उसका एक उदाहरण दिल्ली नगर निगम में देखने को मिला। दिल्ली नगर निगम मुख्यालय की पार्किंग में करीब 80 ईवी कार पिछले 2 साल से धूल फांक रही हैं।
2017 से 2018 में एमसीडी ने एक प्राइवेट कंपनी के साथ ईवी गाड़ियों का कॉन्ट्रैक्ट किया। इसके तहत 2018 से 2024 तक 80 ईवी कार एमसीडी को मिली। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर पूरा पेमेंट हो जाता तो 2024 के बाद ये गाड़ियां एमसीडी को मिल जाती, लेकिन एमसीडी और प्राइवेट कंपनी के बीच पैसे को लेकर कुछ विवाद हुआ, जिसकी वजह से 2024 में कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया, लेकिन एमसीडी को गाड़ियों का हैंडओवर नहीं मिला। तभी से ये गाड़ियां एमसीडी मुख्यालय की पार्किंग में धूल फांक रही हैं। राजस्थान सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक फंडिंग एजेंट को गिरफ्तार किया है। राजस्थान सीआईडी ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद के रहने वाले रफीक चांद शेख को गिरफ्तार किया। रफीक चांद पिछले 4 साल से आईएसआई एजेंट के संपर्क में था। उसने अलग अलग खातों से जासूसों को पैसा पहुंचाया। पूर्व में पकड़े गए 2 जासूसों से पूछताछ में रफीक चांद का गिरफ्तार किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। बारिश से प्रभावित मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के सामने 190 रन का टारगेट दिया, लेकिन बारिश की वजह से इंग्लैंड की टीम अपनी पारी ही शुरू नहीं कर सकी। खराब शुरुआत के बाद टीम इंडिया ने कप्तान श्रेयस अय्यर और अभिषेक शर्मा की शानदार बल्लेबाजी से 189 रन बनाए। अभिषेक ने 24 गेंदों में 59 रन बनाए, जबकि श्रेयस अय्यर ने 68 रन की पारी खेली।